नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच। मैं हूं आपके साथ कृतिका। न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती, बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आपके सामने रखी जाती है। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो देश हो या दुनिया, राजनीति हो या अर्थव्यवस्था, या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई खबर। और खबर से जुड़े हर पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। और सबसे पहले टॉप लाइन्स पर नजर हम डालते हैं और सबसे पहली और प्रमुख खबर आज न्यूज पंच में होगी हेलो मोदी जी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ये बातचीत हुई और काफी लंबी ये बातचीत चली है। और इस बातचीत में खासतौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष है, जो सीजफायर अभी है, उसको लेकर, तमाम चीजों को लेकर, वैश्विक जो स्तर पर हालात हैं उनको लेकर ये बातचीत हुई है। आखिर इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आए, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां चुनावी जंग में शुभो नववर्ष, जी हाँ, नव वर्ष को लेकर के जो आज वहां पर त्योहार मनाया जा रहा है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं चुनावी जंग है। और अब इस त्योहार में चुनावी रंग आता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, जहां भारत पर भरोसा जो है वो बरकरार है और भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी रफ्तार पकड़ती हुई इस समय नजर आ रही है। और ये रिपोर्ट हाल ही में सामने आई। आखिर किसने ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में और क्या कुछ शामिल किया गया है, किस किस देशों के हालातों को लेकर क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही चौथी प्रमुख खबर आपके खुद से जुड़ी हुई, जहां आम लोग भी अब जान सकेंगे टेक्नोलॉजी और रिसर्च का पूरा काम। आखिर कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली और प्रमुख खबर जहां आपको बता दें कि सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की करते हैं। सीज फायर के बीच नाजुक शांति और दुनिया की सांसें थाम देने वाली भू राजनीतिक हलचल की हर किसी की नजर इस समय पश्चिमी एशिया पर बनी हुई है। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लंबी बातचीत हुई। ये बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं रही, बल्कि बेहद अहम संकेत दे रही है। और ये बातचीत हुई पश्चिमी एशिया की स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा और सबसे बड़ा मुद्दा वैश्विक स्थिरता। और दोनों देशों नेताओं ने ये साफ किया कि तनाव को कम करना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान एक बार फिर से बातचीत की मेज पर आमने सामने आने वाले हैं। जल्द ही पाकिस्तान में फिर से ये मुलाकात हो सकती है। उधर वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच भी अहम बैठक। क्या है लेटेस्ट अपडेट हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, जानेंगे अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम मोदी को ट्रंप का फोन। तो जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये बातचीत हुई है और ये बातचीत करीब 40 मिनट चली। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में ये फोन आया है और दोनों नेताओं के बीच में थोड़ी देर नहीं बल्कि करीब 40 मिनट तक ये बातचीत हुई। सीज फायर के बाद दोनों नेताओं ने लंबी बात करी और इस साल फोन पर हुई ये तीसरी बातचीत है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो दोनों नेताओं के बीच में 24 मार्च को भी बातचीत हुई थी फोन पर। और मिडिल ईस्ट और क्षेत्रीय सुरक्षा पर खासतौर पर चर्चा हुई दोनों नेताओं के बीच में। तो वहीं 2 फरवरी को भी फोन पर बात हुई। तो इस साल की ये तीसरी बातचीत, लेकिन सबसे लंबी बातचीत, क्योंकि करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जो अभी हालात है और सीज फायर के बाद में ये जो बातचीत हुई, ये अपने आप में कई खास मायने रखती है। आखिर 40 मिनट की इस बातचीत में किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि इस बातचीत की अगर हम देखें तो पश्चिमी एशिया की जो स्थिति है उस पर बातचीत हुई। द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर भी साफ तौर पर जोर दिया गया। वैश्विक तनाव कम करने पर सहमति बनी है दोनों नेताओं के बीच। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने पर दोनों नेताओं ने जोर दिया है। संघर्ष विराम का भारत ने स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष विराम लगा हुआ है, इसके साथ ही भारत का सीधे तौर पर फोकस है कि शांति हो और स्थिरता लाना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और साथ ही आपको बता दें कि संघर्ष से ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक व्यापार सीधे तौर पर प्रभावित हुए, ये बात रखी गई। साथ ही ये भी कहा गया कि भारत ने निर्बाध समुद्री व्यापार की वकालत भारत की तरफ से की गई और यूएस की वैश्विक रणनीति में भारत इस समय केंद्र में बना हुआ है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को सच्चा मित्र अपना बताया है।
रक्षा सहयोग संबंधों को मजबूत स्तंभ उन्होंने बताया और साथ ही नया 10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क लागू करने की बात कही गई। इस दौरान डिफेंस प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें भी सहयोग बढ़ाने की बात कही है और साइंस और टेक्नोलॉजी पर भी खास तौर पर फोकस इसमें है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बातचीत के बाद में जो 40 मिनट की लंबी बातचीत फोन पर हुई अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, उसके बाद में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने इसमें आगे लिखा कि हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर भी जोर दिया। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई, 40 मिनट की ये बातचीत और इस साल की तीसरी बातचीत जिसमें भारत ने अपना रुख ये साफ कर दिया कि संघर्ष नहीं बल्कि समाधान होना चाहिए और युद्ध नहीं, शांति और स्थिरता ही एकमात्र रास्ता है। देखिए कृतिका, सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत इसे माना जा सकता है क्योंकि अभी उस बीच में जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर मतलब गल्फ ऑफ ओमान में और अरब सागर में एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्लॉकेट कर दिया है और ब्लॉकेट करने की वजह से जो है ईरान के पोर्ट से कोई जहाज ना आ सकता है ना जा सकता है। और आप जानते हैं कि इसके पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है और वहाँ कोई भी जहाज तभी आएगा तभी जाएगा जब ईरान की अनुमति हो। तो एक बहुत ही विकट स्थिति है और भारत इस स्थिति से काफी प्रभावित है क्योंकि हमारे जो एलपीजी है, हमारे जो क्रूड ऑयल है, उसका अधिकांश जो है इसी रास्ते से आता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये वार्ता काफी अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मतलब वहां से आने जाने में किसी भी जहाज को रोका ना जाए। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि उस रास्ते वो इंटरनेशनल वाटर है, किसी एक देश की संपत्ति नहीं और उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भारत और अमेरिका के जो हित है दोनों के हित मिलते हैं, कन्वर्ज करते हैं और इस मसले पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में काफी अहम बात हुई है और उन्होंने राष्ट्रपति ने जानकारी दी है कि वो जो इलाका है उस इलाके को हमने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन एक आश्वासन है कि जो भारतीय जहाज ईरान के पोर्ट से नहीं आ रहे हैं या कोई भारतीय जहाज ईरान के पोर्ट पे नहीं जा रहे हैं तो उसको आने में अमेरिका की तरफ से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा आश्वासन है क्योंकि कई बार जो होता है कि हमारे दूसरे भी कंट्री के फ्लैग लेकर हमारे जहाज आते हैं और हमारा ईरान के साथ आज के दिनों में कह सकते हैं कि ईरान के साथ तकरीबन जो संबंध है वो व्यापार का वो तकरीबन न्यूनतम है तेल और गैस के मामले में। तो निश्चित तौर पर एक हमारे जहाज पे कोई स्थिति नहीं आएगी, इस तरह का आश्वासन मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मिला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की भी अपील की है कि भारत जो जिस तरीके से शांति और बातचीत के मसलों को हल करने की कोशिश के बारे में बोल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उसी रास्ते पे हैं। हमने भी युद्ध के बीच में हमने युद्ध विराम की घोषणा की, डोनाल्ड ट्रंप का कहना। और उसके अलावा उन्होंने बातचीत का भी हवाला दिया कि इस्लामाबाद में बातचीत हुई है और अगले दौर में भी बातचीत हो सकती है, इस बात की संभावना है कहीं पे। उसके बाद उसकी जानकारी देते हुए जो अमेरिका के राजदूत है भारत में सर्जेई गोर, उन्होंने भी इस बात की ताकीद की। उन्होंने बताया कि भारत का कोई भी होगी इस वार्ता को सफल बनाने में या अमेरिका और ईरान के बीच में जो शांति स्थापित करने में उसका स्वागत होगा। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 40 मिनट की जो बातचीत हुई है उसमें आपसी सहयोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि हम एक तरीके से इंटरिम जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुके हैं, उसको फाइनलाइज करना है और उसके बाद ये जो वेस्ट एशिया की स्थिति है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां पश्चिम बंगाल में नववर्ष, लेकिन फिलहाल माहौल सिर्फ जश्न का नहीं है बल्कि सियासत का भी नजर आ रहा है। दरअसल पोइला बैसाख की रंगत इस बार कुछ अलग नजर आ रही है क्योंकि परंपरा के रंगों में यहाँ पर राजनीति का गाढ़ा रंग घुल चुका है। शुभ नववर्षों की शुभकामनाएं अब सिर्फ संस्कृति का एक हिस्सा नहीं रह गई बल्कि चुनावी रणनीति का एक नया हथियार भी बन चुकी है।
एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शोभा यात्रा तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की प्रभात फेरी। यानी त्योहार तो वही है, लेकिन संदेश इस समय बदल चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत एशो हे नूतन की मधुर धुनों के बीच में सियासत इस समय अपने नए समीकरण बुन रही है। वोटरों को लुभाने के लिए अब संस्कृति, परंपरा और पहचान सब कुछ चुनावी मंच का हिस्सा बन चुका है। जानेंगे चुनावी मौसम के एक एक अपडेट अपने सहयोगी सौरभ दत्ता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल में नव वर्ष पर सियासी संग्राम। तो बंगाल में आज पोइला बैसाख का ये पर्व है और ऐसे में कहीं ना कहीं नववर्ष को लेकर के अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पोइला बैसाख पर प्रचार की जो जंग है वो इस समय तेज हो चुकी है, क्योंकि 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है पश्चिम बंगाल में और उसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक दल है वो इस समय जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन इस बार शुभ नववर्ष जो है वो चुनावी हथियार बना हुआ है राजनीतिक दलों के लिए। परंपरा वर्सेस राजनीति इस समय आमने सामने आ चुकी है। नववर्ष के रंग में चुनावी रणनीति जो है वो पूरी तरह से घुल चुकी है। और जहां एक तरफ अगर हम देखें तो ममता बनर्जी शोभा यात्रा कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं, वो शोभा यात्रा निकाल रही हैं। कालीघाट से टीएमसी का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शुभेंदु अधिकारी प्रभात फेरी करते हुए नजर आएंगे। भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी का ये काउंटर अटैक है। तो ऐसे में शुभ नववर्ष भी इस समय जो सियासी और चुनावी सरगर्मियां हैं उन्हीं में घुल चुका है, उन्हीं के रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही बंगाली बनाम बाहरी पर भी सियासी वार इस समय छिड़ा हुआ है। किस तरीके से टीएमसी बनाम भाजपा इस समय नजर आ रहा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि नववर्ष पर तो सियासी संग्राम है ही, लेकिन बंगाली बनाम बाहरी पर भी सियासी संग्राम इस वक्त छिड़ा हुआ है। क्योंकि टीएमसी बनाम भाजपा नजर आ रहा है, जहां सुबह से ही सड़कों पर सियासी शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। नववर्ष का ये मौका और ऐसे में रविन्द्रनाथ टैगोर के जो गीत हैं ईशो नो नूतन, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये पूरा चुनावी संदेश इस समय दिया जा रहा है। और वोटरों को लुभाने का एक अलग अलग अंदाज जो है राजनीतिक दल इस समय अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब पहले चरण के मतदान के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 23 अप्रैल को मतदान होना है पहले चरण का, उसके बाद में 29 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसके बाद नतीजे 4 तारीख को आएंगे। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक रंग इस समय पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए नए नए तरीके और अंदाज अपनाते हुए इस समय राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। और अब ये कहीं ना कहीं अब ये सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये बन चुका है पॉलिटिकल इवेंट। और शुभेंदु अधिकारी की भवानीपुर से पदयात्रा भी नजर आ रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय धुआंधार प्रचार करती हुई नजर आ रही है। भवानीपुर में ये पदयात्रा निकालते हुए नजर आए शुभेंदु अधिकारी। तो ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोटरों को लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, अपने जो चुनावी वादे हैं उनको जनता तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही तो जहां एक तरफ बीजेपी चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और ममता बनर्जी ने पूजा अर्चना की है। उस वक्त की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस बार राजनीतिक चुनाव प्रचार में। और क्योंकि नववर्ष का ये मौका, पश्चिम बंगाल का आज नववर्ष है और ऐसे में जो नववर्ष या यूं कहें कि जो त्योहार है वो भी पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा हुआ इस समय नजर आ रहा है। नववर्ष का ये मौका और वो भी अब चुनावी रंगों में रंगा हुआ है, फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, दोनों ही अपनी तरफ से तमाम प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और उससे पहले त्योहारों की भावना इस समय कहीं ना कहीं पूरी राजनीतिक रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। एक तरफ शोभा यात्रा तो दूसरी तरफ प्रभात फेरी। कृतिका, पहले तो आपको और मेरी डीडी न्यूज के सारे कॉलीग्स को शुभ नववर्ष बंगाली न्यू ईयर के तरफ से। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कि ये बीजेपी का पदयात्रा है जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मानिकतला, श्यामपुकुर और ये जोरासाको, ये जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इस 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी चौरंगी, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर ये रैली यहाँ पे आप देख रही है। यहाँ पे बंगाली पे शुभ नववर्ष लिखा हुआ है और साथ ही साथ भाजपा का जो फ्लैग है वो भी आपको नजर आएंगे जी। और पूरे 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 जो ताम झाम से ये जो है ये रैली निकाला गया है और इसमें भव्य जो रैली है और ये रंगारंग, आपको काफी सारे रंगारंग चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका एक सीधा पॉलिटिकल जो इम्प्लीकेशन ये आ रहा है कि
यहाँ पे बार बार जो तृणमूल के भाजपा की तरफ से लिए तृणमूल का जो हमला है, वो कहना है, उन लोगों का प्रचार ये है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बंगाली नहीं है जी। बंगाली सेंटिमेंट से उनका सेंटिमेंट जुड़ा नहीं है। तो इस बात को इस बार एकदम पूरी तरह से साफ करने के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ी रैलियां निकाला गई है। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका रैली निकला है। आज से भाई भवानीपुर में मोदी की रैली की है, और इसके बाद यहाँ पे 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो उम्मीदवार है वो भी आएंगे, और अभी आए हैं, इसी देर में ये रैली शुरू हो जाएगा, और 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी को होकर ये रैली जाएगा। हर वोटर को बैठे हुए ये रैली निकलेगा, साथ ही साथ चुनाव का प्रचार भी होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि बार बार जो तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बाहरी जनता पार्टी है, वो बंगाली सेंटिमेंट को पहचानते नहीं है। ये ममता बनर्जी बार बार ये बात चुनाव रैली के दोहरा रही है। तो इधर आप देख सकते हैं तो पूरे बंगाली जो साड़ी में बंगाली पंजाबी जो होता है, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है बंगाल का, उस ड्रेस में यहाँ पे ये रैली में ये रैली के लिए ये तैयार हुए हैं। कुछ ही देर जब होगा तो ये कार्यक्रम भी करेंगे। जो नववर्ष के लिए जो खास जो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो सॉन्ग्स लिखे वो सब गाए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूल, बहुत सारे फूल प्लास्टिक में है, और ये भी जाते जाते पूरा रैली जहां कवर करेगा वहां ये फूलों की बारिश भी आपको देखने को मिलेगा। जी सर, ये बंगाली ट्रेडिशन से ये जो आप देख रहे हैं धाम, ये भी बंगाली ट्रेडिशन का एक पार्ट है। बिल्कुल सौरभ, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन तस्वीरों के माध्यम से ये नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से नववर्ष का तो ये त्योहार मनाया ही जा रहा है, लेकिन वहीं की दूसरी तरफ राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम हो रहा है, और टीएमसी भी इसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर और इस त्योहार का पूरा भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की। जी हां, आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दुनिया जहां एक तरफ चुनौतियों से जूझ रही है, पश्चिम एशिया में तनाव, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता और धीमी होती ग्रोथ, तो वहीं भारत उम्मीद की सबसे मजबूत किरण बनकर उभर रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को करोड़ों अरबों रुपए देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF ने भारत की आर्थिक तरक्की पर मोहर लगा दी है। जी हां, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सीधे तौर पर ग्रोथ अनुमान को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। क्या है वो आंकड़े और क्या कुछ कहना है IMF का, सीधा रुख करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आखिर भारत को लेकर के IMF ने किस तरीके से भरोसा जताया है, क्योंकि IMF ने साफ तौर पर कहा है कि GDP ग्रोथ जो है अनुमान वो बढ़ा हुआ है भारत का इस समय पहले के मुताबिक, क्योंकि इससे पहले जो जारी किया गया था उसमें इस वक्त बढ़ोतरी हुई है, और GDP ग्रोथ 6.5% रहने की उम्मीद IMF की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही 2026-27 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि पिछले अनुमान की अगर हम बात करें, यानी कि IMF की जो रिपोर्ट सामने आई थी जनवरी में, तो उसके मुताबिक 0.1% ये ज्यादा है उतनी बढ़ोतरी, और इसके साथ ही घरेलू बढ़ती मांग कहीं ना कहीं इस तेजी की वजह बनती हुई नजर आ रही है। आत्मनिर्भरता सीधे तौर पर हम कह सकते हैं। भारतीय सामानों पर जो टैरिफ लगा हुआ था उसमें जो कमी दर्ज की गई उसको भी एक बड़ी वजह के तौर पर इसमें देखा जा रहा है। और भारत इस समय वैश्विक विकास का जो है प्रमुख इंजन बना हुआ है, ये बात IMF ने कही। और साथ ही ये भी कहा कि ये जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है भारत की, वो इस समय लगातार जारी रहेगी। सीधा रुख करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी अजय मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए।
अजय, ऐसे में अगर हम देखें तो आईएमएफ की ये रिपोर्ट दिखाती है कि जब दुनिया की विकास दर 3.1% तक गिरने की आशंका जताई जा रही है, उस वक्त भारत की रफ्तार देश को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक ले जा रही है। तमाम चुनौतियों के बावजूद जीडीपी में ये वृद्धि नजर आती है। बिल्कुल कृतिका, आपने जिस तरह से वैश्विक ग्रोथ की बात की, 3.1 नहीं, एक वर्स्ट सिनेरियो कहा गया है जिसमें जो ग्रोथ रेट है अगर मुश्किलें ज़्यादा देर तक रहीं तो 2% तक भी जा सकती हैं। और इसका असर ये होगा कि पूरी दुनिया में एक तरह से महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। और जो फ्यूल प्राइसेस हैं आप देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका में और यूरोप में, उसकी आँच, उसकी जो तपिश है उस वक्त भी देखी जा रही है। लेकिन भारत, एक बार फिर से मैं बता दूं कि भारत को पता है कि हमारा आयात पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है और इसलिए हमने एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो कदम लिए वो अभी इस वक्त ज़मीन पर अपना असर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें पता था कि वैश्विक मुश्किलें आने वाली हैं और इसीलिए हमने अपने एक्सपोर्ट जो डेस्टिनेशंस हैं उसका डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया और उसके लिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए गए हैं उसका असर सकारात्मक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि जो वैश्विक मुश्किलें आ रही हैं फ्यूल प्राइसेस के मोर्चे पर, वो एक तरह से नलीफाई होती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी वजह से क्योंकि हमने अभी सबसे बड़े ब्लॉक यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड डील है वो किया है और अमेरिका में भी जो टैरिफ की दरें थीं वो भारत के लिए अब पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं और वहाँ पर कमी आई है। तो ये स्पष्ट तौर, ये 2-3 चीज़ें हैं। हमने ट्रेड डील किया, अमेरिका में जो टैरिफ रेट्स कम हुए और भारत के अपनी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत ही मजबूत है। और इस वजह से न केवल आईएमएफ बल्कि जो दूसरी एजेंसीज हैं वो भी ये कह रही हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था अगले साल और इस साल बनी रहेगी। और आपको याद होगा आईएमएफ ने जो पिछले साल के लिए जो हमारा जो ग्रोथ रेट किया था उसमें 1% तक की बढ़ोतरी की है। आप समझिए कि जो अनुमान लगाता है आईएमएफ उससे कहीं ज़्यादा आपके जो प्रदर्शन हुए हैं सेकंड और थर्ड क्वार्टर में, माफ कीजिएगा थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, उसकी वजह से आईएमएफ को ये चेंज करना पड़ा। मुझे लगता है बहुत सारी और एजेंसियां इसी ट्रेंड को अपनाती हुई नजर आई। बिल्कुल, अगर बाकी संस्थाओं की अगर हम बात करें तो हाल ही में आरबीआई की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए थे और आरबीआई ने भी अपने आंकड़े बढ़ाए और इसके साथ ही जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आंकड़े आए थे उसमें भी जो अनुमान जताया गया कि 7.2% की ग्रोथ भारत की उसमें जताई गई थी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए जो 6.5 कह रहे हैं, हमारा आरबीआई कह रहा है 6.9% अगले साल के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। जो भी आईएमएफ की जो डेटा है, अनुमान है, आकलन है, वो थोड़ा सा लैग के साथ आता है। और भारत ने जो प्रदर्शन किया है, चाहे वो जीएसटी के रिफॉर्म्स हो या फिर अभी इनकम टैक्स रिफॉर्म्स लागू किए गए हैं इसी वर्ष से, तो वो उसका असर आने में थोड़ा सा देर लगता है। और अभी जो यूएस का टैरिफ कम हुआ है उसका भी असर आने में थोड़ा सा देरी होने की उम्मीद है। तो आईएमएफ के जो अनुमान है वो बाद में और भी संशोधित किया जा सकता है। मुझे लगता है अगले वर्ष के लिए जो 6.5 उन्होंने दिया है उसको बढ़ा करके उनको 6.9 जो कि आरबीआई का आकलन है उसके आसपास कहीं करना पड़ सकता है। चलिए, लेकिन इसके साथ ही आप इसके पीछे क्या प्रमुख वजह देखते हैं जो जीडीपी लगातार भारत की बढ़ रही है? क्योंकि अगर हम बाकी देशों की बात करें, वैश्विक स्तर की बात करें, तो हम सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया में क्या कुछ हालात हैं और वैश्विक स्तर पर इसका असर बाकी अन्य कई सारे देशों पर पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ प्रमुख वजह आपको नजर आती है? जय, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो रिफॉर्म की एक्सप्रेस है, लगातार प्रधानमंत्री कहे हैं कि उसमें कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर लगातार काम किया जाता रहेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के जो लगातार जो कदम लिए जा रहे हैं उससे जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आना शुरू हो गया है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो लगातार पिछले कई वर्षों में बढ़ा है। और आप देखिए कल ही प्रधानमंत्री ने जो आंकड़ा दिया कि 2 लाख करोड़ रुपए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च किया था 2014 में, आज वो बढ़ करके 12.5 लाख करोड़ रुपए के पार चले गए हैं। उसका असर होता है कि जब अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसका जीडीपी पर करीब 1.5 गुना असर पड़ता है। तो और उसमें रोजगार की संभावनाएं जो है वो भी और ज़्यादा बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं, तो उसका असर हुआ। दूसरी तरफ जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें जो लोगों को, गरीबों को खाना देना, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको मजबूत करना, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना, उद्यमिता के स्किलिंग के जरिए उद्यमिता को मजबूत करना, ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं जो भारत की इकोनॉमी को एक बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं। और आने वाले दिनों में यही देखा जाता है कि जो सबसे बड़ी भारत सरकार ने की है वो है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का असर एक बार फिर से नेगेटिव दिखाई देने लगा है, बल्कि भारत में तमाम मुश्किलों के बावजूद भी ईंधन की कीमतों, जो फ्यूल की कीमतें हैं, उनको काबू में रखा गया है। भले ही सरकार को एक्साइज पर अपना जो भार है उसको उठाना पड़ रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए अभी भी जो कीमतें हैं महंगाई दर में रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ नहीं रही हैं। और यही वजह है कि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है और जो ग्रोथ रेट है उसके प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक बात और आपसे अजय जानना चाहेंगे कि जो हमारा लक्ष्य है बड़ी अर्थव्यवस्था बनना,
उसकी दिशा में किस तरीके से तेजी से कदम हमारे बढ़ रहे हैं हमारे देश में? तो एक चीज़ जो IMF रिपोर्ट में भी कही गई है वो ये है कि रुपए की जो कीमतें हैं लगातार गिर रही हैं डॉलर के मुकाबले, और जो डिप्रिसिएशन पूरी दुनिया में हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर पड़ा है करंट अकाउंट डेफिसिट पे। उसको अगर आने वाले दिनों में अगर संभल जाती है चीज़ें, और उम्मीद ये की जा रही है कि जो अभी कमजोरी दिख रही है वो बेहतर होते हुए नजर आएगी। अगर वो होती है तो फिर से जो अभी हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें और बेहतर होने की उम्मीद है, और ऐसा लगता है कि 2028 तक, जो हम बार बार कह रहे हैं 2028-29 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे, उसकी दिशा में हम कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस रिपोर्ट को लेकर। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए इसी बीच सीधा रुख करते हैं बिहार का। बिहार लोक भवन से इसी भी तस्वीरें आगे कर दो, थोड़ा आगे कर।